ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आज जो ये सेशन है स्पेसिफिकली ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल सके, राइट? एवरी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई हो, एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पर्टिकुलर सिलेबस कौन सा है और उसके पर्टिकुलर टारगेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, राइट? क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट ले लो तो इतनी बुक्स हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खेलना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट्स लाइक, जैसे आपने कभी ओलंपिक का गेम देखा है, कभी T20 का गेम देखा है, उसमें क्या होता है, एक सेट बाउंड्री रहती है, उसके अंदर खेलना होता है और जो प्लेयर उसमें बेस्ट खेलता है उसको क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द मैच ऑफ द मैन, और जो भी मतलब मैन ऑफ द मैच, जो भी आप टाइटल देते हो उसको, राइट? ये एग्जामिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह है। आपको करना क्या है, देखो, किसी चीज का थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट करना इज जस्ट 50% प्रिपरेशन, ठीक है? अगर आपने पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट कर लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप नीट में सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। 25% कम फ्रॉम रिविजन पार्ट, कि आपने रिविजन प्रॉपर किया है। रेस्ट ऑफ द 25 to 30% जो मोस्ट एफिशिएंट पार्ट होता है दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सेक्शन। क्योंकि आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझो ना, अगर आपका सिलेबस लिमिटेड है तो वो हर साल नए क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं, राइट? उनके पास टॉपिक लिमिटेड है तो वो क्या करेंगे, उसी टॉपिक को डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ लेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितने भी आपके फैक्चुअल पेपर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन एंड डायरेक्टली आंसर, राइट? फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ सिचुएटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन। जबकि ये जो नीट का पेपर होता है ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सामने से आप अपनी नाक को टच करिए तो आप ऐसे कर लेंगे, दिस इज सिंपल वन। लेकिन वो क्या करेंगे, घुमा फिरा के आपको यहाँ से यहाँ तक टच करवाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज अबाउट सिलेक्शन, इट्स ऑलवेज अबाउट एलिमिनेशन। उसमें एलिमिनेट भी तो करना है। इतने बच्चे बैठ रहे हैं, कौन एक्चुअल में कैंडिडेट है वो सिलेक्शन सीट लेने के लिए, ये भी तो डिसाइड करना है, राइट? तो हम इस सेशन में जो है वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है, ठीक है, जिनको मैक्सिमम टाइम हमने रिपीट देखा है नीट के पेपर सेक्शन में। और दूसरी बात क्या है, रिपीटेड के साथ साथ इन्हीं के आसपास के कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो मतलब अगर आपने एक एक क्वेश्चन कर लिया तो you are good to go with the nearby concepts, right? Let's begin with the first question. The first question is in NEET 2015. Read the question. A young infant may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stool which the infant passes out is quite yellowish. What is this yellow color is due to? Question समझ में आया? Right. Why bile? Why bile pigments? बिकॉज हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो बिलिरुबिन पिगमेंट होता है उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि क्या करता है, येलो कलर इम्पार्ट करता है, राइट? अब इसी क्वेश्चन को देखो वो दूसरे सेंस में कैसे पूछेंगे। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे सेंस में पूछ सकते हैं अडल्ट में। अडल्ट तो प्योरली मिल्क पे नहीं डिपेंडेंट रहता है, फिर भी स्टूल इज येलो इन कलर ड्यू टू बिलिरुबिन पिगमेंट्स, राइट? इज दैट मच क्लियर? सबको इतनी बात समझ में आई? अब इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे और क्या बनता है, व्हाई इज बाइल इंपॉर्टेंट? Why is bile important? बाइल जो है, हाँ एग्जैक्टली, लाइपेज एक्टिवेशन। और लाइपेज किस लिए होता है, फैट मेटाबॉलिज्म, राइट? ओके, तो अगर इस साल नीट में क्वेश्चन बना दिया जाए AR में कि इफ इन केसेस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन दैट यू फाउंड? प्रोटीन इंटेक कम हो जाए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो जाए, फैट इंटेक कम हो जाए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप क्या मार्क करेंगे? फैट इनटेक कम हो जाए। गुड, इसका मतलब आपको इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है? इसमें हमने ये भी देख लिया और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन टफ लेवल के और बन सकते हैं ये भी देख लिया, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। सो द आंसर इज बाइल पिगमेंट सेक्रेशन इनटू द बाइल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। एंजाइटी एंड ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन may lead to indigestion. Why indigestion? Why indigestion? Can anybody explain? आपका आंसर बिल्कुल सही है, I can give it कि हाँ you are saying the right answer, but what is the reason behind it? What is the reason? Exactly, क्योंकि अब हम यहाँ पे जरा नीचे के ऑप्शन देखिए। देखो नीट में जरूरी, एक बार मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ा खेल होता है। नीट में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना जिसमें आप 50-50% श्योर होंगे, मतलब नीचे के दो तो बिल्कुल ही बकवास से ऑप्शन दिए होंगे जो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये आंसर नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, ठीक? दो ऑप्शंस में वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो उस
केस में कैसे हम आंसर को सॉल्व करें, उस केस में आपको अपना दिमाग लगा के ना, अगर आप सही नहीं पकड़ सकते हो तो गलत वाले छांट दो। बात समझ में आ रही है? अगर आप सही आंसर नहीं पकड़ सकते हो, सपोज ऐसा कोई बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आ गया, तो बाकी के ऑप्शन देख के गलत वाले छांट लो। इज दैट ट्रिक क्लियर? क्योंकि ये नीट में बहुत यूज आता है। कई बार आपको ऐसे लंबे चौड़े से वो क्वेश्चन दे देंगे जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि यार ये मुझे आता नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। ऑप्शंस आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। अब अगर आप इस कंडीशन में देखो तो इसमें पहला इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर डाइजेशन ना हो, हमने बहुत स्पाइसी फूड खाया, बहुत टेंस लाइफ चल रही है, इस वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, यही इसका आंसर है। दूसरा है ऑप्शन जॉन्डिस। जॉन्डिस हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज जॉन्डिस? पीलिया, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पीलिया बोलते हैं। क्यों होता है? बिलिरुबिन बढ़ के क्या होता है? डिपॉजिट होने लगता है। कहाँ पे डिपॉजिट होता है? सबसे पहले आंखों में और स्किन में, राइट। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इससे, क्योंकि इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। डायरिया, डायरिया क्या है? एग्जैक्टली जब स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, मतलब नॉर्मल जो एक इंसान एक दिन में 1 या 2 बार स्टूल पास कर रहा है, वो उससे ज्यादा पास करने लग जाए, राइट, तो वो होता है डायरिया। लेकिन डायरिया हमेशा इन्फेक्शन की वजह से होगा ना, नॉर्मली थोड़ी ना होता है ना। कंटामिनेटेड फूड या कुछ आप खाएंगे जिससे बैक्टीरिया आपके गट में जाएगा तो डायरिया होता है, राइट। यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया, यहाँ पे तो सिर्फ स्पाइसी फूड की बात हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट दी ऑप्शन। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हमें पता है कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, राइट, प्रोटेक्ट करता है हमें, और ये सिर्फ खाने की वजह से नहीं, मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, जिसका सेंटर कहाँ सिचुएटेड रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन वी मूव? ओके, so the correct answer given is option A, indigestion. Now read the next question. Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of epiglottis. Great. But why not above 3? That's absolutely correct. Epiglottis क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये होता है आपका ट्रेकिया, इसके आगे होता है ईसोफेगस। यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है जो क्या करता है, जब फूड पास होता है तो ट्रेकिया के ऊपर ऐसे गिरता है ताकि फूड सिर्फ ईसोफेगस में जाए, लंग कैविटी में नहीं, राइट। ओके, लेकिन आगे के क्यों नहीं? नेक तो बिल्कुल बकवास सा ऑप्शन है, नेक के मूवमेंट से कभी कुछ नहीं होता। टंग भी जब आप सॉलो करते हो हर डायरेक्शन में मूव करती है, इसकी वजह से खांसी थोड़ी आ सकती है, राइट। डायफ्राम क्या है? हमने पढ़ा था कि डायफ्राम क्या होता है, थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का एक मस्कुलर सेपरेशन होता है। तो डायफ्राम हमेशा रेस्पिरेशन के टाइम पे बस ऊपर नीचे होता है, इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? तो आंसर इज क्लियर टू यू पीपल एंड दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017, मतलब आज से कितने, वही 3-4 साल पहले की बात, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो द ऑप्शन इज एपिग्लॉटिस। नीट 2020 रीसेंट क्वेश्चन, which one of the following is a protein deficiency disease? Okay, why not above 3 and last one? एक एक करके डिस्कशन इज हेल्दी, बट एक एक करके, ताकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, या अगर कोई गलत हो तो उसे वहीं पे करेक्ट किया जा सके, राइट। और बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे तो या तो सही बोलोगे या गलत बोलोगे, है ना। सही बोलोगे तो तुम्हें और कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा, गलत बोलोगे तो तुम्हें सही कर दिया जाएगा, जो आपको हमेशा याद रहे, राइट। तो एक्जिमा क्या होता है? दिस इज स्किन इन्फेक्शन, राइट, स्किन रैश वगैरह की वजह से होता है, एंड दिस इज ड्यू टू इम्प्रॉपर हाइजीन। इससे कोई लेना देना नहीं है प्रोटीन डेफिशिएंसी से, ठीक। सिरोसिस क्या है? लिवर डैमेज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इंडिया में सिरोसिस का? अल्कोहल अब्यूज, राइट। तो ये भी प्रोटीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, राइट। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, राइट। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो कई बार बच्चों में स्पेसिफिकली क्या होता है, रात उनको दिन भर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी, लेकिन अगर रात को आप पूछ लोगे ना कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये लाइट से कलर्स में, तो वो नहीं बता पाएंगे। So that's why this name is night blindness, particularly due to deficiency of vitamin A. This is very important fact about night blindness, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस अगर आपसे पूछेंगे तो आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये बता दो कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इज दैट क्लियर? ओके, यू कैन नोट इट डाउन। क्वाड्रेचर हमने पढ़ा था, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें
तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में हमने 2 डिजीजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी? कौन कौन सी? क्वाजरकॉर और मैरेस्मस। दैट्स ग्रेट। ये मैंने लिख दिया के से क्वाजरकॉर और एम से मैरेस्मस। दोनों में डिफरेंस क्या था? एग्जैक्टली मैरेस्मस जो था उसमें क्या क्या कम था? प्रोटीन भी कम था और कैलोरी भी कम था। क्वाजरकॉर में सिर्फ प्रोटीन कम था। और क्या सबसे बड़ा डिफरेंस था? एग्जैक्टली मैरेस्मस नाम छोटा था तो ये किस में हो रहा था? छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, लेस देन 1 ईयर। क्वाजरकॉर किस में हो रहा था? मोर देन 1 ईयर्स, ठीक है, मतलब 1 साल से बड़े बच्चों में। और क्वाजरकॉर में पेट फूला हुआ था, एडिमा था बॉडी में, ठीक है, मैरेस्मस में ऐसा कुछ नहीं था, राइट? ये पॉइंट्स याद आ रहे हैं? इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, सो द आंसर इज आंसर सी। Renin acts on option A, milk changing casein into calcium paracasinate at a pH of 7.2 to 8.2. Okay, good. Why not first? Why not first? Option तो दोनों सेम ही है. That's good that you remember कि renin is an enzyme present in stomach of small children, right? Infants के पेट में होता है, क्यों? क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड होते हैं, कुछ खाने तो देते नहीं है हम उन्हें, तो मिल्क डाइजेशन एंजाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अडल्ट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अडल्ट पूरी तरह से डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो हमारा काम प्राइमरली प्रोटीन, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा अगर रेनिन नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, वाई ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बट फोर्थ इज करेक्ट? देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। एग्जैक्टली, आप जरा ध्यान से देखिए, इसका पीएच इन्होंने क्या लिखा है? 1 to 3, इसका पीएच क्या है? 7.2 to 8.2। हमने इसे कैसे याद किया था कि सिर्फ स्टमक में क्या होता है? एसिडिक पीएच, बाकी पूरे गट में क्या है? अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच का मतलब होता है मोर देन 7, राइट? नीट में क्या होता है? कई बार आप बहुत जल्दी में होते हो, एग्जामिनर्स को भी ये बात पता है कि आप बहुत जल्दी में हो, है ना? देखोगे नहीं कि मिल्क चेंजिंग केजीन इनटू पैराकेजिनेट टिक करके आ जाओगे, इसीलिए वो लास्ट का कुछ ऐसा गड़बड़ सा लिख देते हैं, ठीक है? अगर आप बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए भी वही है, ऑप्शन फोर्थ भी वही है, डी भी वही है, बस एक छोटी सी यूनिट चेंज कर देंगे, ml का लीटर कर देंगे, लीटर का ml कर देंगे। तो हमेशा आंसर देने से पहले नीट के एग्जाम में श्योर हो जाना कि तुमने चारों क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है? जब तक चारों क्वेश्चन देखना नहीं तब तक आंसर मार्क नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Succus entericus is referred to as NEET 2020. I can know. NEET 2020 पेपर अभी क्या है? ये बिल्कुल रिसेंट का पेपर है, बिल्कुल रिसेंट, तब भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल जो आप सॉल्व कर रहे हो, सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पेपर कोई मुश्किल नहीं आता है, ठीक है? या आपने पढ़ रखा है, जितने क्वेश्चन आपने पढ़े उसमें किसी में कोई डाउट, या ऐसा है कि आपको फील हो रहा हो कि मैम वो टॉपिक वीक है, नहीं समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो हमने इससे पहले डिस्कस ना किया हो या पढ़ाया ना हो, राइट? सबको इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है? सकस एंटेरिकस को क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूस, है ना? सकस एंटेरिकस हमने पढ़ा था क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस अलॉन्ग विद जो पेनक्रियाटिक जूस होता है जो मिक्स होता है, राइट? उसी को क्या बोलते थे? सकस एंटेरिकस, राइट? बाकी काइन क्या है? जब फूड स्टमक के बाद आगे चला जाता है ना, एसिड से मिक्स होता है और इस तरीके की पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइन। तो ये तो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक? पेनक्रियाटिक जूस अपना कोई नाम नहीं है उसका, है ना? तो बचा एक ही ऑप्शन, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नीट 2021, यू कैन गो। विच ऑप्शन? ए, बी, सी, डी? डी, एग्जैक्टली, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि क्या होता है? ये आपका स्टमक है, राइट? ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, और ये आपका आगे ड्यूडेनम में कंटिन्यू हो रहा है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक एंड स्टमक ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है जिसका क्या नाम है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन पे एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है जिसका क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट? ड्यूडेनम से पहले स्टमक एंड होने पे जहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है उसका क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है? अब इसके आगे आओ, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहीं पे सेम जगह पे क्या है? पैनक्रियाज है ना? और पैनक्रियाज और यहाँ से लिवर के जो भी सिक्रीशंस है,
सब मिलके कॉमन ऐसे ओपन होते हैं, कहाँ पे? हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया है क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इज दैट मच क्लियर? ओके, सो इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं, एंड दिस इज रीसेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन। आगे आते हैं, नीट 2021 अनदर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हाईली कॉइल्ड पार्ट, फाइन फाइन, एक बार ऑप्शन सारे देख लें, डिस्कस कर लें आसपास के, ठीक है? सेरेसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इज दैट ट्रू और फॉल्स? क्यों? क्योंकि सेरेसा आउटर मोस्ट होती है, सिर्फ एक थिन सी शीट होती है जो किसी को भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, राइट? ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम पे, तो ये गलत। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन 2, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, दैट्स ट्रू, है ना? लेकिन आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो नीट में एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कई बार नीट की कुछ क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं, है ना? उसमें मार्क्स उनको नहीं मिलता जो अटेम्प्ट नहीं करते हैं। समझदारी की बात बता रही हूँ ट्रिक। अगर नीट में एक क्वेश्चन आया जिसको तुम्हें लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, ऐसा कई बार होता है, ठीक, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे टैकल करना है? उस सिचुएशन में आपको ऐसे टैकल करना है कि आपको जो बेस्ट सही लगे वो टिक करके आओ एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक? कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन एक होता है ज़्यादा 90% और एक होता है 60%। मार्क्स ये अगर क्वेश्चन कैंसिल भी होगा, अगर बच्चे PIL फाइल कर दें, क्वेश्चन अगर कैंसिल भी हो, तो उनको मार्क्स नहीं मिलता जो अटेम्प्ट ही ना करें, मार्क्स उनको मिलता है जो अटेम्प्ट करें, ठीक है? क्योंकि वो मशीन में फीड हो जाता है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड वालों को सबको +4 मिल जाएगा, तो अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है? ये क्वेश्चन इसी तरीके का कुछ है। अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हमने पढ़ा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से? सीकम से अराइज करता है, और सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत बात है। इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ओपन कहाँ करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, नीट 2020 क्वेश्चन, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, देखो अगर यही चीज आपने ट्रिप्सिन, एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? अगर यही चीज आपने कंसेप्चुअली ना पढ़ी होती तो क्वाइट पॉसिबल था कि आप इसमें से कुछ टिक करके आते, क्योंकि नीचे एनसीईआरटी में जहाँ एंटेरोकाइनेज लिखा है ना, उसी के नीचे ये वाली रिएक्शन लिख दी गई है। बात समझ में आ रही है? एंटेरोकाइनेज जहाँ लिखा है एनसीईआरटी का है, वहाँ पे तुरंत नीचे उन्होंने 4th वाली रिएक्शन लिख दी है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एंजाइम एंटेरोकाइनेज का काम ये कन्वर्जन नहीं है, क्या काम है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करना। ये वाला काम तो किसी भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का है ना, क्योंकि ध्यान से देखो प्रोटीन को किसमें तोड़ा जा रहा है? छोटे छोटे चेन्स में। तो ये एंजाइम नहीं, एंटेरोकाइनेज नहीं करेगा, कौन करेगा? या तो पेप्सिन करेगा या ट्रिप्सिन करेगा। एंटेरोकाइनेज कहाँ से क्रिएट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेप्सिन तो हो नहीं सकता, होगा क्या? ट्रिप्सिन। इज दैट मच क्लियर? ओके, दिस इज नीट 2020 क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन लेवल, है ना? ओके, आगे आते हैं। नीट 2019 क्वेश्चन, द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज secreted by थर्ड ऑक्जेंटिक सेल्स। ओके, व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस? यू पीपल आर सो स्मार्ट, यू नो। मुझसे पहले आंसर देख लिया, खैर मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। ओके, आगे का डिस्कस करिए। व्हाई नॉट गॉबलेट सेल, व्हाई नॉट हेपाटिक सेल, व्हाई नॉट चीफ सेल्स? गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीशन, क्वाइट ऑब्वियस। हेपाटिक सेल लिवर के सेल को कहते हैं, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। अब बची ऑक्जेंटिक या चीफ सेल। चीफ सेल किसके लिए होता है? पेप्सिन, पेप्सिनोजन उसके लिए, तो ये भी बेकार। बचा क्या? ऑक्जेंटिक सेल। और हमने कैसे याद किया था कि जो HCl बनाता है वही क्या बनाता है? इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना? जो HCl बनाता है वही इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है। और अगर क्या किया जाए, अगर HCl ना बने हमारे पेट में तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं बनेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो हमने क्या डिस्कस किया था? आप चाहे कितना भी मीट खा लो, कितना भी नॉनवेज खा लो, विटामिन B12 आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर ये विटामिन B12 है तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पकड़ने के लिए, और तभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगा। अगर यही नहीं है तो कोई इसको पकड़ नहीं सकता, ये वो स्टूल के फॉर्म में पास ऑन हो जाएगा। इज दैट मच क्लियर? ओके, आगे बढ़े।
सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है और अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा ना तो बहुत आसानी से आप कुछ भी गलत मार्क करके आ जाएंगे, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट एक प्रोनाउंसिएशन से है. एग्लूटिनिन, एग्लूटिनोजिन, है ना, सब कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सेम है इसमें. तो जरा ध्यान से देखिए, व्हेन टाइप बी एग्लूटिनोजिन इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट, मतलब एंटीजन बी क्या है, एब्सेंट है आरबीसी पे, है ना. एंटीजन को ही क्या कह रहे हैं, एग्लूटिनोजिन, है ना, इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. और वैसे भी हमको पता है आरबीसी के सरफेस पे क्या हो सकता है, एंटीजन ही हो सकता है, एंटीबॉडी तो हो नहीं सकती, है ना. हिज प्लाज्मा वुड कंटेन, मतलब अगर किसी की आरबीसी की सरफेस है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आरबीसी है तो इस पे एक एंटीजन होता है जिसके हिसाब से ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है. अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी, कुछ नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, और दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी. ये कह रहे हैं इस पे बी नहीं है, तो दूसरा बचा क्या, ए हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बी वाले में भी बी एंटीजन आ जाएगा और ए बी वाले में तो होगा ही होगा, है ना. बात समझ में आई. तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है इस इंसान का, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर. इफ नॉट आई कैन एक्सप्लेन वंस मोर. देखो, आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन होते हैं, राइट, उससे आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है. ठीक, अगर सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके सरफेस पे क्या है, एंटीजन ए. बी है तो उसके सरफेस पे क्या है, ओ है तो कुछ नहीं, ए बी है तो दोनों, है ना. ये कह रहा है अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई टाइप भी प्रेजेंट ही नहीं है तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है. ठीक, यही तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी के सरफेस पे बी एग्लूटिनोजन एब्सेंट है, तो बचा कौन कौन सा, ए एंड ओ. ठीक, ये कह रहा है कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी हो सकती है ए के खिलाफ, है ना. बात समझ में आई. ओ वाला भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ओ ऑप्शन में नहीं है. एग्जैक्टली. ठीक है, इज दैट मच क्लियर. आगे बढ़ते हैं. आंसर आई विल नॉट डिस्क्लोज, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कशन करके बता दिया. अब सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको आंसर डिस्कस करके बताना है. ठीक है, ओके. हिस्टामिन इन ब्लड इज सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स. एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि बेसोफिल के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. क्या क्या इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो बेसोफिल आपके डब्ल्यूबीसी में मिनिमम क्वांटिटी में होता है. कितना प्रेजेंट होता है, 0.5 से 1%, है ना. मतलब अगर आप इंसान का पूरा ब्लड निकाल लें तो डब्ल्यूबीसी कितना है, 6000 से 8000, उसका कितना परसेंट है, ये 1% या 0.5%, राइट. तो बेसोफिल्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हेपारिन, ये तीनों चीज का सेक्रेशन, राइट. तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बेसोफिल्स. इतने में किसी को कोई डाउट, पक्का. कैन वी मूव फॉरवर्ड. हाँ, मास्ट सेल. देखो, आपने कभी एलर्जी इओसिनोफिल पढ़ा होगा, राइट. इओसिनोफिल एलर्जी में बढ़ती है. मास्ट सेल क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के सेल होते हैं जिनके अंदर सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन नॉट दिस हिस्टामिन. ठीक है, ये मास्ट सेल जब एलर्जी होती है ना तब हाइपर सेंसिटाइज होते हैं. अगर आप, ये आपके लेवल से अभी थोड़ा ज्यादा है, बट लेट मी एक्सप्लेन. आपने अस्थमा होते हुए देखा है, अचानक से वो बाहर निकलेंगे, खांसी आने लगेगी बहुत ज़्यादा, फिर वो नेबुलाइजर लेंगे या इनहेलर लेंगे, शांत हो जाएंगे. क्या होता है, मास्ट सेल का काम होता है कि जैसे ही एलर्जन आए कोई, तो इओसिनोफिल क्या करेगा, जाएगा वहाँ पे एलर्जी से फाइट बैक करने. मास्ट सेल वहाँ पे जाता है उसको पीछे से सपोर्ट करने कि अगर वहाँ पे किसी केमिकल की ज़रूरत पड़ी बाकी सेल्स को बुलाने के लिए, तो वो तुरंत वहाँ पे बर्स्ट होगा और क्या, बहुत सारी सेल्स और एंटीबॉडीज़ को वहाँ पे लेकर आएगा, राइट. वो इस प्रिपरेशन में जाता है. ठीक, तो ये अस्थमा का अटैक है कि बेसिकली क्या हुआ, किसी चीज़ से एलर्जी हुई, बहुत सारे इओसिनोफिल भर गए वहाँ पे एलर्जी की वजह से. ठीक है, बहुत सारे मास्ट सेल भी भर गए, एलर्जी थी, मास्ट सेल फट गए. मास्ट सेल फट गए तो पूरी बॉडी में क्या, डब्ल्यूबीसी को खोज खोज के बुला रहे हैं. जैसे अगर अपने इंडिया के बॉर्डर में कहीं अटैक हो जाए तो रेड लाइन जोन बन जाता है ना, ज़्यादातर फोर्सेज उठा के वहाँ पे लगा दी जाती हैं. भाई कंट्री की सारी फोर्सेज, मैक्सिमम फोर्सेज उठा के वहाँ पे लगा दी जाती हैं, राइट. तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे होता है कि एलर्जन आया, एलर्जी उसने की, पूरे इओसिनोफिल्स गए, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट के लिए क्या है, मास्ट सेल है, राइट. ये मास्ट सेल के फटने की वजह से जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेंस बोलते हैं. ठीक है, ये जब रिलीज होते हैं तो ये बाकी सेल्स को वहाँ पे जुटाते हैं कि वहाँ पे वॉर लाइक कंडीशन है, सब मैक्सिमम लोग डिफेंस वाले वहाँ पर चलो. ठीक है,
जो आप नेबुलाइजर लेते हो या इनहेलर लेते हो, क्या करता है ये मास्ट सेल को फटने नहीं देता। बहुत सारी चीजें मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन इसका ऑल दो अभी आपके लेवल पे WBC से इतना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इज दैट मच क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ नीट 2018। अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या है? AB। RBC पे क्या है? A और B दोनों। हैज A एंड B एंटीजन इन हिज प्लाज्मा। गलत, एंटीजन कहाँ होता है? RBC के सरफेस पे। लैक एनी एंटीबॉडी ऑन RBC सरफेस, एंटीबॉडी वैसे भी RBC सरफेस पे नहीं होती है, तो ये भी गलत। कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ पर्सन ऑफ हिज ओन ग्रुप, ये तो सबके लिए वैलिड है, चाहे AB हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे O हो, राइट। फोर्थ ऑप्शन, कैन डोनेट ब्लड टू ऑल अदर ग्रुप रेसिपिएंट्स, अदर ग्रुप रेसिपिएंट्स, ये O को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। सी थर्ड सही है। बात समझ में आई? इज दैट मच क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे जब क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लो, क्योंकि इतना सब कुछ सही लिखा है, लास्ट में प्लाज्मा करके गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही है, लेकिन रीडिंग मिस्टेक वहां पर नहीं करनी है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 क्वेश्चन। द साइनोएट्रियल नोड इज द नॉर्मल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। व्हाई दिस इज द पेसमेकर? हमारे पास दो नोड है ह्यूमन हार्ट में, कौन कौन से? SA नोड एंड AV नोड। बट व्हाई साइनोएट्रियल नोड इज द पेसमेकर? क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 70 to 75 बीट्स पर मिनट, राइट। ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक मिनट में जनरेट कर सकता है, तो जो ज़्यादा जनरेट करेगा डोमिनेट वही करेगा ना। AV नोड कितना करता है? 20 से 25, तो वो इतना ज़्यादा करता नहीं है, तो डोमिनेट कौन कर जाएगा? SA नोड। इट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, पेसमेकर इस रीजन से तो नहीं कहते हैं। आप यही देख रहे हो ना, ये वाला ऑप्शन भी सही है, पहला वाला भी सही है ना, राइट एट्रियम में ही होता है। लेकिन इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम दैट कैन जनरेट इम्पल्स। इट कैन जनरेट, नहीं ये ओनली पार्ट नहीं है, AV नोड भी तो जनरेट करता है, AV नोड भी जनरेट करता है भाई। अगर किसी इंसान का SA नोड खराब हो गया, तो जब तक आर्टिफिशियल पेसमेकर उसको बाहर से ना लगाया जाए, तब तक AV नोड काम करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही तो है, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए गलत है। ठीक, थर्ड देखो, इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन द कंडक्टिंग सिस्टम, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। AV नोड का कितना था? 20 से 25, इसका कितना है? 70 to 75, इसीलिए इसको पेसमेकर कहते हैं। बात समझ में आई? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नीट 2016 क्वेश्चन। What percentage of ventricular filling is achieved by atrial contraction? हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि अगर किसी इंसान का एट्रियम फेल हो तो भी वो जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिर्फ एक्स्ट्रा 30% ब्लड ही तो जाता है वेंट्रिकल में। अगर वो ना भी काम करे तो ऐसा 70% तो जा ही रहे, है ना। लेकिन अगर वेंट्रिकल फेल हो जाए तुरंत मर जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो ना तो लंग्स में ब्लड जाएगा ना बाकी ऑर्गन्स में। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019 क्वेश्चन। इन सरफेस ऑफ ECG द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे हम ECG बना लेते हैं। ECG क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्टली, राइट आंसर इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस कंसेप्ट को कि ECG क्या रिप्रेजेंट करता है, कि हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम कैसा काम कर रहा है। जो आप ECG देखते हो ना, चेस्ट पे लीड्स लगाई जाती हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ना आपसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, और जो कि आपका ब्लड एक तरीके का कंडक्टर है, तो उससे क्या है, और हार्ट में भी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आपका हार्ट भी तो पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो उसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रिसिटी जब एक दूसरे से आती हैं, मिलती हैं, तो हमें पता चलता है कि हाथ कितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब कर रहा है। बात समझ में आई? वो लीड जो है, 4 लीड तो सामने लगाई जाती हैं, फिर एक हाथ, दोनों हाथ पे, एक पैर पे, इस तरीके से लगाई जाती हैं। ठीक है, तो अब एक मेरी बात सुनना, यहाँ पे एक P वेव बनती है, एक Q बनता है, एक R बनता है, एक S बनता है और एक T बनता है। हमको पता है P वेव किसकी वजह से बनती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, कि अभी एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हुई जिसकी वजह से वो चीज़ एक्साइट हो रही है। ठीक, हाँ, जब डीपोलराइजेशन, एक बात बताओ, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी,
जब इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो करेगी तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे एट्रियल डिपोलराइजेशन हो गया, ये आगे बढ़ा, कहाँ पे बढ़ा? वेंट्रिकल्स की तरफ। तो अब वेंट्रिकल्स एक्साइट होते हैं, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरे वेंट्रिकल्स में फैली है। इसके बाद फैलने के बाद एक बार इलेक्ट्रिसिटी शांत भी होगी। कोई भी चीज कितनी भी एक्साइटेड हो, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूम ले, चैन आपको लास्ट में अपने घर पे ही आता है, राइट? सेम उसी तरीके से ये दोनों कितने भी एक्साइटेड हो, फाइनली जब वेंट्रिकल रिपोलराइज करेगा तो हार्ट बीट एक कंप्लीट हो जाएगी। अब आप एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि एट्रिया का ये इतना छोटा छोटा सा कर्व क्यों है, वेंट्रिकल का इतना बड़ा सा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एट्रिया छोटा होता है, उसका मास कम होता है, वेंट्रिकल उसके कंपैरिजन में 3 से 4 गुना बड़ा होता है, तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, जो बड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ज़्यादा बड़ी वेव बनेगी। इज दैट मच क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब PQRST में कभी गलती मत करना, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है?